16 दिसंबर यानी विजय दिवस, वो दिन जब 1971 में पाकिस्तान ने भारत के आगे घुटने टेके थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। नया देश बांग्लादेश बना था। 1971 जंग के नायकों में से एक और सेना प्रमुख रहे जनरल वीके सिंह आज हमारे साथ है। किस तरह की यादें हैं सर 1971 की जंग की? देखिए, सबसे पहले तो मैं 1971 की जो युद्ध है, खासकर ईस्टर्न सेक्टर का, बांग्लादेश का, मैं उसको इस रूप में चाहूँगा कि याद रखा जाए कि विश्व के सैन्य इतिहास में ये सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है जहाँ सबसे कम समय में, मात्र 13 दिन के अंदर, एक नया देश बनाना, शत्रु को परास्त कर 93,000 लोगों का आत्मसमर्पण उनके सामने होना, और जब कई ताकतें आपके खिलाफ काम कर रही थी, ऐसे वातावरण में ये सब कुछ संभव करना, अपने आप के अंदर ऐसा, इससे अच्छा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिल सकता। ये कैसे हुआ? 93,000 पाकिस्तानी सैनिक का सरेंडर दुनिया के इतिहास में कोई उदाहरण मिलता नहीं है सर। देखिए, दूसरी चीज, मैं इससे पहले कि आपकी इस सवाल का जवाब दूं, एक जब हम बात करते हैं अलग अलग चीज के बारे में, एक जस्ट वॉर का कंसेप्ट है। वो युद्ध जो कि जिसको जस्टिफाई किया जा सके। हर लड़ाई को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इराक के अंदर हुआ, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आज कहीं पर कुछ हो रहा है, यानी एक जिसको जस्ट वॉर कहते हैं, ये जस्ट वॉर था, क्योंकि करोड़ों बांग्लादेश के नागरिक, उस समय ईस्ट पाकिस्तान के नागरिक आपके पास आ गए थे, उन पर दमन हो रहा था, लाखों लोगों की हत्या कर दी गई, लाखों महिलाओं का अपहरण कर उनका बलात्कार हुआ, मार दिए गए, बच्चे मार दिए गए, विद्यार्थी मार दिए गए, इंटेलेक्चुअल्स मार दिए गए। उसके अंदर आपने जाकर इस सब को रोक कर उस देश की स्थापना की, और जैसे कि अन्य जगह पर होता है कि सालों साल सेना बैठी रहती है, मात्र 1 महीने में आप बागडोर संभलाकर वापस आ गए। जस्ट वॉर का इससे अच्छा उदाहरण आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। देखिए, जो सामरिक रणनीति थी उस समय, वो जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हवाई हमले किए 3 तारीख को, तो उस दिन से युद्ध का डिक्लेरेशन हो गया, और दोनों तरफ, पश्चिम में भी और पूर्व के अंदर, हमने भी युद्ध घोष कर दिया, और लोग बाग आगे बढ़ने लगे। एक रणनीति के तहत कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान की जो सेना वहाँ पर लगी हुई है, वो एकदम से घबरा जाए, और इसलिए जहाँ पर जिस तरीके से हमले किए गए, और उसके बाद जिस तरीके से पैदल हमारी फौजें निकलकर उनके पीछे पहुंच गईं, सब कुछ उनके यहाँ एकदम टूट फूट गया। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैन्यूवर वॉर। मैन्यूवर वॉर का कंसेप्ट जर्मनी ने दिखाया आपको द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, जब पेंजर डिवीजन और गुडेरियन और रोमेल, ये लोग किस तरीके से टैंक्स को पीछे ले जाते थे ताकि एकदम से लोग भाग जाएं। तो यहाँ पे पैदल सेनाएं निकल गई, और साथ साथ जो संचालन था युद्ध का उच्च लेवल पर, वो बहुत सटीक था। ज़मीन पे कोई भी चीज़ बदलती थी तो एकदम से
लोग बाग उसके ऊपर एक्शन लेते थे। आप एक और उदाहरण देता हूँ आपको। जनरल सगत सिंह 4 कोर के कमांडर थे और 4 कोर के पास सबसे ज़्यादा बड़ा इलाका था। वो जैसे युद्ध शुरू हुआ तब से अपने जो भी चीज़ उन्होंने करनी है बता दी, उसके बाद वो पूरे अपने इलाके का दौरा हेलीकॉप्टर से करते रहते थे। यानी कि आगे चले गए, उनके ऊपर गोलियां चली, तीन बार उनके पायलट इंजर हुए, लेकिन वो रुके नहीं। बहुत जबरदस्त रणनीति थी उनकी। और वो देखते थे। जैसे उन्होंने, मुझे याद है, हम लोग मुजफ्फरगंज में थे और तब एक हेलीकॉप्टर आके उतरा। लोग देखे कौन है उसमें से, लंबे चौड़े सगत सिंह जी को सब पहचानते थे। तो उनका कौन सा यूनिट है? उनका जी 2 राजपूत। उनका सीओ का नाम याद था उनका देवदत्त को भेजे थे। उनका देखो मैं चांदपुर के ऊपर से होकर आ रहा हूँ, ये लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे, इससे पहले कि वो इकट्ठे हो वहाँ पे पहुँचो। तो उन्होंने कहा मुझसे ये मत पूछना कैसे पहुँचना है, जैसे पहुँचना है वहाँ पर। उसके बाद हमने वहाँ पर रिक्शे उठाए, 2 फायर टेंडर उठाए, जो कुछ मिल सका हमको वो लेके हम लोग चल पड़े। और जब हम पहुँचे तो वहाँ पे ऐसी खलबली थी, क्योंकि उनको इस चीज़ का यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी भारतीय सेना यहाँ पर पहुँच जाएगी। स्टीमर में दौड़ने की कोशिश की उन्होंने, निकलने की कोशिश की, स्टीमर डुबा दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर अफरा तफरी मच गई उनके अंदर। वो इधर उधर भागने गए, आगे जाके पकड़े गए, कैदी बने। तो जो संचालन था वो बहुत सटीक था। चांदपुर के पास मेघना नदी है। मेघना नदी के इस किनारे पर अगर आप खड़े हो चांदपुर में, दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता, इतनी चौड़ी है, ऐसा लगता है समुद्र के पास खड़े हैं। और इस नदी को कैसे पार करेंगे? तो एयरफोर्स की मदद से, हेलीकॉप्टर से, कोई प्लान में नहीं था, लेकिन जब मौका आ रहा था उसका पूरा मौके का फायदा उठाया गया। गए उधर, हमारे PT-76 थे, वो नदी में तैर गए। और जिस चीज़ की आशा नहीं थी उस समय के पाकिस्तान कमांडर को कि मेघना नदी भी क्रॉस हो जाएगी, उनको जब खबर ली है तो भाई हेलीकॉप्टर सारे के सारी पूरी की पूरी सेना उतर गई है, वहाँ अफरा तफरी मच गई, ढाका से लोग भागने लगे। तो ये जो एक रणनीति थी, जो उसका संचालन था, वो बहुत उच्च कोटि का था। आप तो उस समय बहुत यंग रहे होंगे, लेफ्टिनेंट रहे होंगे, कितनी उम्र रही होगी? और क्या अभी भी सर वो जो शेयर उठता है पूरा सर सब कुछ पूरा है? देखिए, मैं 20 साल का था और हमारे सीओ साहब ने कई काम दे रखे थे। कोई स्पेशल काम होता था वो भी कि अभी वहाँ चले जाओ, अभी इधर कर लो, उधर चलो। तो कुछ करने का जज्बा था। दूसरा, उस यूनिट की आबो हवा ऐसी है कि अपने आप आदमी के अंदर जोश आ जाता है। और कई दिन, 2-2, 3-3 दिन आपके पास रसद नहीं पहुंची, खाना नहीं था, आप चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 साल की उम्र, हौसले की कोई कमी नहीं, बस जीतना है। जीतना है। और देखिए, जीत के पीछे भी एक वो था, हम युद्ध का कारण है। लोगों के, आपने जब देखा कि कितने त्रस्त है लोग बाग, उससे पहले हमने देखा था रिफ्यूजी कैंप में, उनसे बात की थी लोगों से, क्या उनके साथ हुआ है। और इधर भी शुरू में जब हमने हमले किए, जबकि उनकी बंकरों के ऊपर से और दूसरी जगह पर जो उनके बंकर, उसमें महिलाओं के कपड़े मिले, सब लूट रखा था उन्होंने। और इसीलिए उनका मोराल जो है वो वैसा नहीं था जैसा कि एक सैनिक का होना चाहिए। वो सब इस चक्कर में थे कि भाग लो, बच जाओ। आप लोग के अंदर गुस्सा भी बहुत ज्यादा है सब से, बहुत गुस्सा था। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि गुस्से के अंदर हम लोग ये नहीं भूले कि मानवता क्या है। हम ये नहीं भूले कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनेवा कन्वेंशन हैं और जिनका पालन करना पड़ता है। पाकिस्तान की फौज नहीं करती, हम करते हैं।
इसीलिए 93,000 कैदी जब रखे गए, उनको वो सब सुविधाएं दी गई जो कि संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कन्वेंशन के नीचे दी जानी चाहिए। आज बांग्लादेश सब कुछ भूल गया है लगता है सर, उसे याद नहीं है जिस तरह से भारत विरोधी भावनाएं वहां सर उठा रही है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि अब जैसे उनके जो कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष जो बने हैं, उनका बैकग्राउंड देखिएगा। बांग्लादेश के आम आदमी उनको सूदखोर कहते हैं। ग्रामीण बैंक बनाया जो कि घाटे में था, लेकिन उसका सूद वो खाते थे। आदमी उसका अपने जो ब्याज लेता था, जो ब्याज था इतना था कि वो अपना लोन चुका नहीं सकता था। कहाँ थे वो? क्लिंटन साहब के खेमे में थे। वहाँ से पैसा इधर आता था, इधर से पैसा डोनेशन के रूप में क्लिंटन साहब के पास जाता था। यानी कि ब्लैक का वाइट बनाने वाले व्यक्ति थे। 71 में वो कहाँ थे? खोज के देखिएगा। तो जो आदमी जुड़ा ही नहीं है अपने देश के साथ, वो देश के बारे में क्या सोचेगा? और जो कुछ हुआ है, जिसमें बाद में निकल कर चीज़ें आएंगी कि किसका इसमें हाथ था, आप देखेंगे कि सिर्फ तख्ता पलट करने के पीछे वो सब ताकतें हैं जो कि जिसको हम डीप स्टेट के नाम से जानते हैं, और जो विभिन्न उसके विभाग हैं अमेरिका के अंदर। सोरोस साहब उसमें से एक है, कई हैं उसमें, और वो सब उनका काम ही है। आज बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है, गोला बारूद ले रहा है सर, नए नए संबंध नए तरह के बना रहा है, समुद्री रास्ते से, हवाई जहाज, सब कुछ सर। लगता है कि लोग बाग भूल गए कि उनके लोगों के साथ क्या हुआ था। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर वो ये भूल गए कि उनकी माँ, दादी, नानी जो भी हैं, उनके साथ क्या हुआ होगा उस समय, उनके रिश्तेदार जो मारे गए उनके साथ क्या हुआ होगा, तो देश ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। देश तभी चलेगा। अब आप उनकी एक वो देखिए कि किस तरीके से आज़ादी की लड़ाई आई। 7 चीज़ों की वो बात करते हैं। 7 बार उन्होंने कोशिश की थी 1947 के बाद, और हमेशा उनकी कोशिश ये थी कि देखिए हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हर चीज़ हमारी अलग है, तो हमको अगर आपने रखना है अपने साथ पाकिस्तान ने, तो हमारी इन चीज़ों की पहचान होनी चाहिए। पहचान नहीं हुई। 7वां था जबकि लड़ाई हुई और उनको बांग्लादेश हासिल हुआ। तो जो आज जो वहाँ पर खड़े हैं, जो कि हल्ला करते हैं, जो कि हिंदुओं के प्रति अपनी नफ़रत ज़ाहिर करते हैं, उस टाइम तो देश पूरा एक था ना। हिंदू भी उसी देश के लिए लड़े, मुसलमान भी उसी देश के लिए लड़े। जो नहीं लड़े वो थे जो पाकिस्तान से पैसा लेते थे। और पाकिस्तान ने अभी तक, मैं गलत नहीं हूं तो, माफी भी नहीं मांगी है जो जुल्म किया था जो बांग्लादेशियों के साथ नहीं उस समय। मांगी माफ़ी, और ज़रूरी है उनको माफ़ी मांगना। नहीं, और कई बार ये बोला जाता पाकिस्तान की तरफ से, उन्हें एक बड़ी सी मोटी सी किताब बनाई उन्होंने, ISI ने, कि नहीं जी ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो भारत का प्रोपेगेंडा है। पहली किताब एक पाकिस्तान जर्नलिस्ट ने लिखी थी जो 1972 के अंदर निकली थी। जर्नलिस्ट का नाम था मस्कर नाज, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, और किताब का नाम था द रेप ऑफ बांग्लादेश। पढ़िएगा उसे, कहीं पे आपको मिले तो पढ़िएगा। उसमें आपको तथ्य मिलेंगे जो ऐसे हैं कि आंखें खुल जाए। और मैं तो आपको प्रत्यक्ष उसमें बताता हूँ। आज की बात है, 16 तारीख को शाम के समय जब हम लोग अलग अलग
ठिकानों पर जा रहे थे, वहाँ पर चिटागोंग के अंदर, मैं मेडिकल कॉलेज पर गया था अपनी टुकड़ी के साथ। वहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज ने नस्ल सुधार कैंप बना रखा था। नस्ल सुधार के यानी कि वो चाहते थे कि बंगाली नस्ल को बदल दिया जाए। तो जितनी उनको महिलाएं मिलती थी उनको सबको वहाँ पे भेज दिया जाता था। पाकिस्तानी सैनिकों को पूरी छूट थी, जो कुछ करना उनके साथ करें ताकि वो उनकी नस्ल को सुधार सकें। तो आज जो लोग वहाँ पर उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि तुम लोगों के साथ इतना हो गया, तुम क्या इतने बेगैरत हो गए हो जो ऐसे काम के अंदर फंसे हो कि जहाँ तुम गलत उकसावे में आ रहे हो, गलत आईएसआई के प्रोपेगेंडा में आ रहे हो या किसी और देश के प्रोपेगेंडा में आ रहे हो। अरे अपना घर संभालो। और आप जैसे लोगों ने, जो सोल्जर थे, बहुत ईमानदारी से आपने लड़ाई लड़ी और फिर जीता आपने, और उसके बाद बांग्लादेश के हवाले कर दिया सब कुछ। एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर सब कुछ। एक महीने के अंदर हम वापस आ गए। और इसी उसके साथ कि अब बांग्लादेश अपने आप को संभाल लेगा। संभाला कुछ साल। उसके बाद 75 के अंदर मुजीब को मार दिया गया, बंगबंधु को। अब उनकी मूर्ति तोड़ी जा रही है। अब उनकी बेटी बच गई, शुक्र है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद कुछ हमारी भी कमी थी कि हम हमेशा उनको ये नहीं बताते रहे कि देखिए आपके देश में हुआ क्या था। आने वाली पीढ़ियों को बताना बहुत ज़रूरी कि उनके देश में क्या हुआ था। जब पीढ़ियां भूल जाते हैं इतिहास को तो गड़बड़ होती है और वही गलतियां दोबारा हम रिपीट करते हैं। थोड़ा हिंदुस्तान आते हैं सर। हिंदुस्तान में भी एक नया एक कंट्रोवर्सी हो रही है कि जो चीफ के लॉन्च में ऐतिहासिक तस्वीर थी 71 वार की, आप खुद चीफ रहे, आपके खुद पीछे लॉन्च में हुआ करता, सब लोग मिलते, वो तस्वीर को उस जगह से हटा दी गई है, अब मानिक सा सेंटर में ला दिया गया है। क्या कहेंगे सर? देखिए मुझे नहीं पता कि वो क्या हुआ, क्योंकि मैंने जाके देखा नहीं, और जब तक मैं देखूं नहीं तब तक मुझे मेरा कुछ कहना गलत होगा। क्योंकि आज की तारीख में कई चीज़ें बोली जाती हैं, कई चीज़ें की फ़ोटो दिखाई जाती है जो कि असलियत में होती नहीं है। तो इसलिए मैं अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन आपने बताया, मेरे संज्ञान में ये था नहीं, आपने जैसा बताया मैं पता करूँगा। यह भी कहा जा रहा है कि 1971 की जो लेगेसी है उसको कम करने की कोशिश हो रही है, इंदिरा गांधी की क्रेडिट को, किस तरह की बातें भी निकल के आ रही है सर? ये सब बातें फिजूल की बातें। किसी भी देश का इतिहास होता है, उसमें कोई व्यक्तित्व का वो नहीं होता है। उस समय इंदिरा गांधी ने अच्छा काम किया, दाद देनी चाहिए। क्या अटल जी ने नहीं कहा था? क्या कहा था अटल जी ने जब बांग्लादेश बना? 71 की लड़ाई में जब हमारी जीत हुई, ऑपोजिशन में थे वो, और क्यों कहा उन्होंने? अमेरिका आपके खिलाफ था, चीन आपके खिलाफ था, बहुत से देश अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आपके खिलाफ थे। ऐसे उसके अंदर जबकि 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, आपने जीत अपनी हासिल की। और उस समय आपका एक विश्वसनीय दोस्त था, रूस। आज हालात दूसरे, आज आपके संबंध दूसरे हैं। तो क्या इसका मतलब आप इन चीज़ों को भूल जाएंगे कि पहले क्या थे? उसके बाद अगर उनका कद छोटा हुआ, इमरजेंसी लगा के तो कोसा जा रहा है उनको, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों के अंदर कोई तालमेल नहीं है ना। तो ये कहना कि नहीं जी, किसी ने टिप्पणी की कि नहीं उनका कद छोटा, तो इसमें कद छोटा है बड़ा होने की कोई बात ही नहीं है। अटल जी के समय कारगिल के अंदर जीत हुई तो अटल जी का नाम भी ऊपर है, क्यों नहीं है? अभी अगर चीन को पीछे देखना पड़ा तो मोदी जी का नाम ऊपर हुआ। तो इसमें किसी का नाम छोटा हो बड़ा हो, वो क्या हुआ है उसके ऊपर मुनस्सर करता है। लेकिन 1971 में जंग में मिली जीत जो है
भारतीय सेना का सीना जो है फक्र से हमेशा ऊंचा रहेगा सर। इसमें इसमें आपको कहा कि विश्व के सैन्य इतिहास में इससे बड़ी जीत कहीं नहीं हुई। आप इतिहास के पन्ने खोल के देख लीजिएगा, मात्र 13 दिन के अंदर अगर उसका पूरा क्षेत्रफल आप ले लें बांग्लादेश का, उतने हिस्से को मुक्त कराना, अपने कब्जे में लेना, 93,000 सैनिकों का आपके सामने आत्मसमर्पण होना, आपको दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। चलिए सर, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और विजय दिवस की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। विजय दिवस, भारतीय सेना हमेशा विजयी हो।